हे एवरीवन, इफ यू थिंक कि सीसैट आने वाले टाइम में इज गोइंग टू बी इजियर, तो ये आपका मिथ है। क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, सीसैट और भी टफ हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में। और इस वीडियो के थ्रू हम उसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप 26 का एग्जाम दे रहे हो और आपने अभी तक सीसैट को प्रिपेयर करना नहीं चालू किया फॉर एनी रीजन, तो मेरा सजेशन होगा कि आप उसको स्टार्ट कर दो। बिकॉज आने वाले टाइम में सीसैट टफ हो सकता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप क्लियर ना कर पाओ। और फिर वो बहुत तकलीफ देगा आपको। आपका जीएस 1 क्लियर हो जाए और फिर पेपर 2 में आप रह जाओ। एनीवेज, इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं क्या ट्रेंड हमें देखने को मिला है पास्ट ईयर्स में, और किस तरीके से वो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो सीसैट का पूरा पार्ट है, वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, तो एक टाइम था जहाँ पे सीसैट का पेपर अलग से नहीं लिया जा रहा था। वहाँ पे एप्टीट्यूड जीएस पेपर के साथ पूछ लिया जाता था। उसके बाद फिर टाइम आया 2011 का, जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और 2014 तक ये मेरिट बेस्ड हुआ करता था, ये स्कोरिंग हुआ करता था, इसके स्कोर्स काउंट होते थे। फिर इसमें बहुत सारा बवाल हुआ, और प्रेज़ेंट में हम देख रहे हैं उसके बाद से जो फ़ॉलो हो रहा है, ये सिर्फ़ स्क्रीनिंग के लिए अभी रह गया है। तो 33% आपको स्कोर करना है। बहुत बेसिक सी डिटेल है, आई होप ये सब आप जानते होंगे। इसमें भी पोस्ट 2020 एक शिफ्ट देखने को मिला है, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम शिफ्ट की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड काफ़ी शिफ्ट हो गया। ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है। क्वांट के क्वेश्चन यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन जो है, उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं पे जो रीज़निंग वाला पार्ट था, वो रीज़निंग वाला पार्ट धीरे-धीरे डिक्लाइन होके काफ़ी कम हो चुका है। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, ये आपको कहीं न कहीं कंसिस्टेंट दिख रहा है। 27, 28, 30 के आस-पास क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, आपको चेंजेस दिखे हैं। क्वांट के क्वेश्चन जो है, वो 40 क्वेश्चन तक पहुँच गया, और वहीं पे लॉजिकल रीज़निंग जो है, रीज़निंग ये डिक्रीज़ होके 15-16 यहाँ तक भी आ चुका है कुछ-कुछ ईयर्स में। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहाँ पे मैथ्स का पार्ट जो है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे में देखो, कुछ लोग सोचते होंगे कि वो किसी एक सब्जेक्ट पे रिलाय कर लेंगे, और उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या फिर उनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो ट्रेंड हमने देख लिया, मैथ्स के जो क्वेश्चन है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हमने देखा कि 35 टू 40 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं पे लॉजिकल रीज़निंग ये डिक्रीज़ हो चुका है, और इंग्लिश वाला पार्ट जो है, आरसी वाला जो पार्ट है, वो कहीं न कहीं कांस्टेंट बना हुआ है। डिफ़िकल्टी की बात कर लेते हैं, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात होगी। जो प्री 2019 टाइम था, वहाँ पे क्वेश्चन्स ईज़ी होते थे। ईज़ी का मतलब फ़ॉर्मूला बेस्ड होते थे, अगर मैथ्स की बात करोगे। रीज़निंग की पज़ल्स ईज़ी हुआ करती थी, और जो आरसी आता था कॉम्प्रिहेंशन, वो पैसेजेस भी ऐसे होते थे, जो आप ईज़िली सॉल्व कर सको। लेकिन 2020 के बाद से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन्स हैं, जो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन्स हैं, उनके नंबर्स में आपको इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो आरसी भी टफ हो गया, प्लस जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी, वो लेंदी हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। और रीज़निंग खैर उतना बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि जो एनालिटिकल स्किल है, उस पे ज़्यादा फोकस हो गया है। तो ये कुछ डिफ़िकल्टी का लेवल चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। सब्जेक्ट वाइज़ देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन या फिर क्या ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे पहले हमने देखा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, और ये न्यू किंग मेकर है, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। इसके अंदर भी नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड वीडियो आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, जहाँ पे मैं टॉपिक्स की लिस्ट जो है, वो आपको दे दूँ, तो ये हम कवर कर सकते हैं किसी सेपरेट वीडियो में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो नंबर सिस्टम सबसे पीक पे है, फिर उसके बाद अरिथमेटिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रा ज्योमेट्री है, और मॉडर्न मैथ्स में कुछ टॉपिक्स आपको दिखे। सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में 87 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे किस तरीके का नेचर दिखा है क्वेश्चंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्ड एनालिसिस है, थीम बेस्ड क्वेश्चन में इंक्रीमेंट दिखा है। इन्फरेंशियल या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो थोड़े कम दिखे आपको 2025 में। और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो आपको दिख रहा है कि वो थोड़े ज़्यादा दिखे हैं। बात करें डायरेक्ट क्वेश्चंस की, जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते थे, फैक्ट बेस्ड हो सकते थे, वो एकदम से डिक्रीज़ कर गए। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अज़म्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, जिसमें आपको एक्स्ट्रापोलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इन्फरेंशियल नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट हुआ है। और ये काफ़ी जो है टफ हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस नहीं करो तो। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इसके बाद लॉजिकल रीज़निंग की बात करें, यहाँ पे नंबर्स में डिक्रीज़ देखने को मिला। 14 टू 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कहीं न कहीं एक श्रिंक जो है, वो दिख रहा है।
यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, तो पज़ल वाला पार्ट जो है, वो डिक्रीज़ कर गया है, कॉम्प्लेक्स पज़ल्स थोड़ी कम हो गई है और डायरेक्ट जो ऑर्डर और रैंकिंग, डायरेक्शन, सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो है, वो अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि टॉपिक्स आप नहीं समझ पा रहे हो, आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता दो, उस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम देख लेंगे, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक लिस्ट हम कवर कर लेंगे, जिससे आप बेटर जो है समझ पाओ, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमने देख लिया तीनों ही सब्जेक्ट का ओवरव्यू, कहाँ से किस तरीके के चेंजेज़ हुए, क्या पूछा जा सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा अगर हम 2025 के पेपर की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैथ्स में 33 क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश में 29 क्वेश्चंस और रीज़निंग में 18 क्वेश्चंस। अब एक चीज़ समझने वाली है, रीज़निंग में ये जो 18 क्वेश्चन है और मैथ्स में जो ये 33 क्वेश्चन है, इन दोनों ही सब्जेक्ट में ओवरलैप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप क्लियर डिफरेंस नहीं बता सकते, कुछ रीज़निंग के क्वेश्चन मैथ में भी आ सकते हैं, कुछ मैथ वाले रीज़निंग में भी जा सकते हैं। लेकिन एक रफ आइडिया के लिए ये समझ लो कि कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखा है। मैथ्स के नंबर ज़्यादा हैं, इंग्लिश में वही कांस्टेंट बना हुआ है और रीज़निंग वाला जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लें 25 पेपर की, मॉडरेट टू टफ था मैथ्स, इंग्लिश की बात करें ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट और टफ हो चुका है। रीज़निंग जो है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट आप कह सकते हो। की एरियाज़ कौन से थे? नंबर सिस्टम तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है ये। नंबर सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से रफ़ली जो है 20-22 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको दिखते हैं। इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, फिलोसॉफ़िकल पैसेजेज़ जो है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है और जैसा कि हमने देखा, एक्स्ट्रापोलेशन लग सकता है, असम्पशन लग सकता है, तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए या फिर वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। रीज़निंग जो है, अभी भी अरेंजमेंट्स और सिलॉजिज़्म वगैरह, जो बेसिक टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन आपको दिखे। ओवरऑल देखा जाए, क्वेश्चन पेपर लेंदी दिखा है आपको, कॉन्सेप्ट हेवी है और टाइम जो है, वो उसमें लग सकता है और टाइम कंज़्यूम अगर आप कर लेते हो ज़्यादा, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है, जहाँ पे आप पैनिक होके अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाओ। तो ये कुछ 25 के पेपर का एनालिसिस था। इसके अलावा रिपीटेड टॉपिक्स की बात कर लें, तो एक रफ आइडिया के लिए समझ लो, मैथ्स में कुछ रिमाइंडर थ्योरम दिखा है, डिजिट वाले क्वेश्चन दिखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दिखा है, बेसिक परम्यूटेशन लॉजिक दिखा है और नंबर सिस्टम में और भी टॉपिक्स हैं, जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। एक रफ आइडिया के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। रीज़निंग में कुछ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन दिखे हैं, अरेंजमेंट वाले हैं कुछ और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, सिलॉजिज़्म वाले, तो वो क्वेश्चन आपको दिखे हैं। इंग्लिश में लॉजिकल असम्पशन और क्रक्स ऑफ द पैसेज जो है, वो कुछ कॉमन एरिया आपको दिखा है। इसके अलावा बहुत से टॉपिक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कवर नहीं हुआ है। आप चाहते हो कि इस पे वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, जिस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो समझ लो। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था ये, कि आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरा मैथ्स जो है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मैथ्स के भरोसे जो है, एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, क्योंकि सिर्फ़ 33% मार्क्स लाने हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा है कि 33% से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये गलत अप्रोच है। आप वन लेग्ड स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी फॉलो मत करो, इसको अवॉइड करो। यहाँ पे रिस्क ये होता है कि आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते और अगर वो एक्यूरेसी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए और आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है, उससे काफ़ी कम मार्क्स आपको देखने को मिले। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी आपको फोकस करना होता है। तो वन लेग्ड स्ट्रैटेजी आपको नहीं फॉलो करनी, तो फिर करना क्या है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है मैथ्स के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज के फॉर्म में देखते हो, तो आपका टाइम जा सकता है और अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे 4-4, 5-5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके रियल एग्ज़ाम में। तो ईगो सॉल्विंग भी आपको नहीं करनी है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, लेकिन कहीं न कहीं डाउन द लाइन वैसी मिस्टेक्स सभी से होती है। इसके अलावा बेसिक प्रेप करके आप सोचो कि मैथ्स आपका हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। आईआईटीएन्स भी परेशान हैं, जिस तरीके का क्वांट का लेवल पहुँच गया है, तो ये भी आपको जो है नहीं करना है, बेसिक मैथ के भरोसे नहीं बैठना है, थोड़ा मेहनत इस पे करनी पड़ेगी। सॉल्व कैसे करोगे इसको आप, ये समझ लो। ट्रैप को अवॉइड करोगे सबसे पहले तो, जो एज वाले क्वेश्चन हैं, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, उनको थोड़ा प्रिपेयर करोगे और जो बेस है, जो बेस वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी इसके पहले देखे, वो तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखोगे। ये कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्शंस की अगर बात कर लें, देखो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे बताई नहीं। अगर आप चाहते हो स्ट्रैटेजी भी आपको चाहिए, वैसे तो मेरा ये बिलीफ है कि स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप खुद के साथ थोड़ा 10 मिनट बिताओ और आपकी स्ट्रैटेजी ऑटोमैटिकली आप बना लोगे। इन केस आपको लग रहा है कि नहीं बन पा रही और वो टाइम भी आपके पास नहीं है, कमेंट करके बता दो, उस पे भी एक वीडियो हम देख लेंगे, जहाँ पे एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर क्लोज़ टू आइडियल कह लो, क्या होना चाहिए, वो हम कवर कर लेंगे।
फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात कर लेते हैं। 26 में क्या देखने को मिल सकता है या फिर उसके आगे 27, 28 वालों के लिए क्या हो सकता है? मैथ्स की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। जो आरसी का पार्ट है वो कांस्टेंट दिखेगा और रीज़निंग हो सकता है कि आने वाले टाइम में और डिक्रीज़ कर जाए। तो ये कुछ जो है प्रोजेक्शन हो सकती है। इसके अलावा डीआई का जो पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन दिक्कत क्या है डीआई के साथ? वो अचानक से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा और किसी एक साल अचानक से 7-8 क्वेश्चन सिंगल डीआई से आपको देखने को मिल जाएँगे। तो डीआई जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अचानक से आ सकता है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करके रख लो। इसके अलावा कुछ ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो 66 प्लस स्ट्रैटेजी, एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो, 90% तक एक्यूरेसी मेंटेन कर लो और अटेम्प्ट्स को कम करके 50 अटेम्प्ट्स पे ला दो। ये ज़्यादा सही अप्रोच होगी, रेदर देन आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाओ और एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पे रिस्की सिचुएशन हो सकती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडियल मिक्स क्या हो सकता है? अगर आप मैथ्स की बात करोगे, 18 टू 20 क्वेश्चन कह लो, इंग्लिश में रफली वही 18 टू 20 क्वेश्चंस और रीज़निंग में तो वैसे 12-15 क्वेश्चन ईज़िली हो जाते हैं, तो इसमें नंबर और ज़्यादा आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन चाहिए तो आप डिक्रीज़ कर दो। तो ये कुछ आपका जो है आइडियल मिक्स होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और इन केस आप जीएस 1 को लेके परेशान हो, उसकी स्ट्रैटेजी आपसे नहीं बन रही है, पैनिक हो रहे हो, मैं हाइली रिकमेंड करूँगा आपको कि स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लो, जहाँ पे हमने डिटेल में एनालाइज़ किया है और आप उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपसे उस वाली वीडियो में।